चलो बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अगेन एसबीईसी का ये चैप्टर नंबर 24 है, जिसका नाम है एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। याद है लास्ट क्लास में अपन ने मर्टनिटी रिलीफ पढ़ा था। अब समझो, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देना है। एम्प्लॉय को क्या देना है? कॉम्पनसेशन। कब? जब एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा। क्या होगा? जब एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा। अब देखो, कॉम्पनसेशन के लिए दो एक्ट हैं। एक है आपका एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट और एक है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, कॉम्पनसेशन देने के दो एक्ट हैं, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, अब बोलोगे सर एक ही काम के लिए दो एक्ट क्यों? जब मैं कॉम्पनसेशन पढ़ाऊंगा तो 90% बातें बेटा ईएसआई के खत्म हो जाएगी। बस मैं उसको रिकैप करवा दूंगा। मेजर पोर्शन हमारा क्या है? कॉम्पनसेशन। देखो यहां पे सिर्फ तीन बातें अपन को समझनी है। क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? आराम से क्या मिलेगा बेटा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। कॉम्पनसेशन कब मिलेगा? जब आपकी क्या होगी बेटा? एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। अब ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी और कॉम्पनसेशन इन दोनों एक्ट में डिफाइन है। अब दोनों एक्ट के जरा कोरिलेशन को समझो। ये एक्ट बेटा सुनते सुनते याद हो जाएगा। दोनों एक्ट के कोरिलेशन को समझो क्या बोल रहा है। अगर आपने कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयमेंट इंजरी का यहां से रिसीव कर लिया तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी का कॉम्पनसेशन आपने यहां से रिसीव कर लिया तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? एम्प्लॉयमेंट इंजरी के लिए दो एक्ट है। कौन कौन से? एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, मैंने जिन बच्चों को पीडीएफ शेयर किया है दोनों चैप्टर इसी पीडीएफ में है। ठीक है, और बाकी बच्चों के पास अलग अलग दो चैप्टर लिखे हुए हैं जिसको नोट्स दिया है। तो हमने क्या बोला? कॉम्पनसेशन एक्ट हो या ईएसआई एक्ट हो, दोनों जगह से सिर्फ क्या मिलता है बेटा? कॉम्पनसेशन। किस चीज का कॉम्पनसेशन मिलता है? एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो मुझे बताओ, हमें दो चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले एम्प्लॉई का मतलब क्या, किसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। दूसरा, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या, कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। समझा? कॉम्पनसेशन में क्या क्या सीखना है? कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा कॉम्पनसेशन। ठीक है, एंड इस एक्ट में अगर कॉम्पनसेशन ले लिया तो ये बार्ड है और इस एक्ट में ले लिया तो ये बार्ड है। ठीक है, अब एक एग्जाम का क्वेश्चन सुनो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो एक एम्प्लॉई है मिस्टर बी को इलनेस हुआ, बीमार हुआ वो, तो उसके एम्प्लॉयर ने उसका इलाज ईएसआई हॉस्पिटल में करवा दिया। कहां करवा दिया? ईएसआई हॉस्पिटल। आपको अगर याद हो तो जब मैंने सैलरी चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहां पे याद है मेडिकल बेनिफिट इन इंडिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, नोटिफाइड हॉस्पिटल। तो जो ईएसआई है ना, ये नोटिफाइड हॉस्पिटल है। ईएसआई क्या है बेटा? नोटिफाइड हॉस्पिटल है। तो मान लो मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं बीमार पड़ा, और मेरा इलाज मेरे एम्प्लॉयर ने कहां करवा दिया? ईएसआई हॉस्पिटल में करवा दिया। मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, सारे खर्चे कौन बियर किया? एम्प्लॉयर ने। ठीक है, जब मैं रिकवर होके आया तो मैं एम्प्लॉयर के पास गया कॉम्पनसेशन मांगने के लिए एज पर कॉम्पनसेशन एक्ट। क्या वो मुझे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने ईएसआई एक्ट में क्या ले लिया है? कॉम्पनसेशन ले लिया। लेकिन मान लो ईएसआई एक्ट में अगर मेरे एम्प्लॉयर ने इलाज करवाया था, उसका मुझसे पैसा लिया गया था, तो अब मैं कॉम्पनसेशन एक्ट से कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं। पहले बताओ, इतनी बातें क्लियर हुई? अभी हमने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया, बेस समझ में आया हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? क्लियर? चलो, तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि ये एक्ट अप्लाई कहां पे होता है। ईएसआई एक्ट जो है वो अप्लाई कहां पे होता, सॉरी एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट अप्लाई कहां पे होता है। देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड पैराग्राफ, एप्लीकेबिलिटी क्या लिखा हुआ है? दिस एक्ट अप्लाइज टू फैक्ट्री, माइन, ट्रांसपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, कहां पे? जहां पे ईएसआई एक्ट नहीं लग रहा, जहां पे ईएसआई एक्ट नहीं लग रहा, मतलब जहां पे कॉम्पनसेशन लगता है वहां पे ईएसआई भी लगता है। तो अगर मान लो कोई एस्टेब्लिशमेंट ईएसआई में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर कॉम्पनसेशन नहीं लगेगा, और कोई एस्टेब्लिशमेंट अगर कॉम्पनसेशन फॉलो कर रही है तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? ईएसआई नहीं लगेगा। तो दोनों में से आप कहीं भी एक जगह जाके क्या ले सकते हो बेटा? बेनिफिट ले सकते हो। सिंपल याद रखो, हर एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगेगा, लेकिन जिस पे ईएसआई लग रहा है उस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है। चलो हम दूसरा, हमने क्या बोला सर, क्या मिलने वाला है इस एक्ट में? कॉम्पनसेशन। क्यों मिलेगा, किन कारणों से कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो देखो मैंने ऊपर लिख दिया है। अब कॉम्पनसेशन कब मिलेगा? जब आपको काम करने टाइम में आपका डेथ हो गया तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। अब ये वर्ड्स बाद में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी इतना समझो। डेथ हो गया तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। सेकंड, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया वेदर टोटल और पार्शियल तो मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया तो मिलेगा। जल्दी से बताओ कौन से 5 चीजों का यहां पे कॉम्पनसेशन मिलेगा? सबसे पहला डेथ हो गया है, दूसरा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है, पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, इसमें 2 बातें हैं बेटा, टोटल और पार्शियल, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये 5 चीजों में आपको क्या मिलेगा बेटा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये 5 चीजों में क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आता? 2 बातें समझ में आ गई। कॉम्पनसेशन एक्ट कहां लगेगा और किन चीजों का कॉम्पनसेशन यहां से हम क्लेम कर सकते हैं। अब मुझे बताओ चैप्टर का नाम क्या है? एम्प्लॉइज। तो पढ़ना पड़ेगा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय, कौन एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। रेलवे सर्वेंट को मिलेगा, शिप के क्रू मेंबर को मिलेगा, क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट मिलेगा, ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, मैकेनिक ऑफ मोटर व्हीकल, एम्प्लॉई रिक्रूटेड अब्रॉड, इन सबको बेटा क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा। मतलब इंजरी इंडिया में हो या इंजरी आउटसाइड इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉम्पनसेशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन बस वो क्या होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट इंजरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? एम्प्लॉयमेंट इंजरी होनी चाहिए। साक्षी बोल रही है हमें सर एक छोटा सा डाउट आ गया मेरे माइंड में। आपने भी क्या बोला, कॉम्पनसेशन क्यों मिलता है, और क्यों में आपने सबसे पहला पॉइंट लिखा है डेथ। इमेजिन करो अमित सर, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और आपकी डेथ हो गई तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। एम्प्लॉयमेंट इंजरी थी तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। लेकिन अमित सर मेरा सवाल यह है कि आपका डेथ हो गया तो कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा? कौन रिसीव करेगा कॉम्पनसेशन? तो लॉ मेकर ने बोला डिपेंडेंट। कौन रिसीव करेगा? डिपेंडेंट। तो कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा बेटा? डिपेंडेंट को मिलेगा। अब डिपेंडेंट कौन होगा ये पढ़ना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट के नीचे देखो मैंने लिस्ट दे रखी है, ठीक है, मिला आपको डिपेंडेंट। सेम डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट मैं यहां बता रहा हूं, सेम डिपेंडेंट ईएसआई एक्ट में भी है, कोई चेंज नहीं है। तो अभी तक जितनी बातें पढ़ी ना, ये दोनों में कॉमन है। जो भी अभी तक हमने पढ़ा ये दोनों में क्या है बेटा? कॉमन है। इसलिए मैंने क्या बोला, 90% चीजें आपको क्या दिखेगी बेटा? कॉमन। तो देखो यहां पे डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? विडो, विडो अगर मैं एक्सपायर कर गया तो मेरी जो विडो होगी उनको मिलेगा। माइनर, लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन। लेजिटिमेट का मतलब लीगल सन, ठीक है, लेजिटिमेट और एडॉप्टेड सन, और अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर। अनमैरिड लेजिटिमेट और एडॉप्टेड डॉटर, मैरिड डॉटर नहीं बेटा। और अ विडो मदर, और अ विडो मदर मतलब मेरी सासू माँ, ये होगी ना सासू माँ क्यों? आपकी बायोलॉजिकल मॉम। विडो की मदर भाई, अच्छा हाँ, विडोड मदर मेरी मम्मी, सॉरी, ठीक है। सेकंड आ जाओ, सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय। मान लो अगर मेरे एम्प्लॉय पे लोग डिपेंडेंट थे तो किसको किसको मिलेगा? एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अ सन और अ डॉटर हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स और हु इज इनफॉर्म। इनफॉर्म का मतलब 2 साल का जो चाइल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्म। इनफॉर्म नहीं, इन्फेंट। उसी का दूसरा वर्ड भी है बेटा, वो कस्टम में पढ़ा था। चलो उसके बाद देखो और किसको मिलेगा? अगर होली और पार्टली डिपेंडेंट है तो किसको मिलेगा? विडोअर को मिलेगा। पेरेंट अदर देन विडोड मदर, देन अ माइनर इनलेजिटिमेट। अब यहां पे देखो इलीगल सन, लीगल सन दोनों कवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनर ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर और विडोड सिस्टर। इफ अ माइनर देन विडोड डॉटर, माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। तो इसमें से आपको बेटा सारा लिस्ट याद नहीं रखना है, ठीक है। 2, 3, 4 पॉइंट याद रखना कि कौन कौन से लोग किस में आएंगे? डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएंगे, उसको क्या मिल जाएगा? कॉम्पनसेशन। अब आ जाओ मीनिंग ऑफ वेजेस। वेजेस का मतलब सेम, बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेस। वेजेस का मतलब क्या है बेटा? बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेस। वेजेस का मतलब क्या है? बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेस, और कुछ भी नहीं लेना यहाँ पे।
वेजेज मीन्स बेसिक वेज और डीएनएस अलाउंसेस। आ जाओ, मेन पार्ट ऑफ दिस एक्ट दैट इज कॉम्पनसेशन क्यों मिलेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, डेथ। कॉम्पनसेशन क्यों मिलेगा, आपका डेथ हुआ है। दूसरा वर्ड बताओ क्या लिखा हुआ था, दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ था डेथ के बाद, चलो डेथ तो सबको पता है भाई, मर गया। डिसेबलमेंट क्या होता है, डिसेबलमेंट का मतलब होता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी का कम हो जाना, आपकी अर्निंग कैपेसिटी का कम हो जाना। अब मुझे बताओ अर्निंग कैपेसिटी कैसे कम होगी, बहुत सारे रीजन है। अगर मान लो किसी इंप्लॉय का हैंड कट गया, किसी इंप्लॉई, कोई इंप्लॉई काम के स्ट्रेस में आके वो पागल हो गया, तो ये सब किसकी डेफिनेशन में आता है, डिसेबलमेंट की डेफिनेशन में आता है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर आपका डिसेबलमेंट होगा, क्या होगा बेटा, डिसेबलमेंट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। समझा। अब ध्यान सुनो, डिसेबलमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक होता है टोटल। पार्शियल का मतलब क्या है, माइनर, थोड़ा सा चोट लगा है, और टोटल का मतलब फुल्ली डिसेबल हो चुके हो। पार्शियल का मतलब क्या है, थोड़ा चोट लगा, टोटल का मतलब फुल्ली डिसेबल हो चुके हो। देखो नोट्स में सबसे पहले डिसेबलमेंट का मैंने मीनिंग लिखा है, क्या लिखा है, डिसेबलमेंट मींस लॉस ऑफ अ कैपेसिटी टू वर्क और मूव। काम करने का कैपेसिटी मेरा कम हो गया है या मूव करने की कैपेसिटी मेरी कम हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसेबलमेंट। पेज नंबर बेटा 362 पे है। In this case of disablement, employee is not able to earn as much as he earned used earlier। मतलब इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉई उतना नहीं अर्न कर पाएगा जितना वो पहले अर्न करता था, जितना वो पहले अर्न करता था। अब देखो डिसेबलमेंट बेटा दो टाइप के होते हैं, दिख रहा है आपको। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, पार्शियल डिसेबलमेंट, दूसरा क्या लिखा हुआ है, टोटल। लेकिन पार्शियल के देखो दो हैं, टेम्परेरी पार्शियल और परमानेंट पार्शियल। ठीक है, तो पहले समझो पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होता है। एनी डिसेबलमेंट एज रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉई एज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट, यानी आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ इंजरी हुआ, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिसेबलमेंट। अब पार्शियल में बेटा दो टाइप होती है, टोटल और परमानेंट, टोटल और टेम्परेरी और परमानेंट। पार्शियल में दो टाइप का होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। अब समझना टेम्परेरी क्या होता है, जिस पोस्ट पे मैं काम करने के लिए आया, मेरे साथ इंजरी हुई और अब मैं वो काम नहीं कर सकता, बाकी दुनिया की सारी काम कर सकता हूं, इसको बोलते हैं टेम्परेरी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेरी। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग। मेरे प्रोफेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरी लाइफ में, नालायक, पैसा, मेरा थ्रोट, गला। अगर मान लो मुझे पढ़ाते पढ़ाते इंजरी हुई तो ज़्यादा मुझे क्या होगा, थ्रोट इन्फेक्शन ही होगा ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैं नेचुरल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा बोलता हूँ, है ना। एक दिन के अंदर में 6-7 घंटे का स्पीकिंग है, जबकि इतना डॉक्टर नहीं बोलता, एक लिमिट में होना चाहिए। अपन की स्पीकिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा। और ज़्यादातर आपने देखा होगा टीचर्स के लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, थ्रोट का। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे पढ़ाते पढ़ाते थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, अब मैं सिर्फ क्या नहीं कर पाऊंगा, टीचिंग नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर मना कर देगा भाई टीचिंग छोड़ दो, अब तुम्हारी बस की बात नहीं है टीचिंग करना, लेकिन दुनिया के सारे काम तो कर सकता हूं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलमेंट। समझ में आ गया। लेकिन बेटा टीचिंग का मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया कि पागल ही हो गया। कब नालायक, टीचिंग का मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया कि मैं पागल ही हो गया। अब मुझे बताओ अब क्या हो गया, ये परमानेंट। अब क्या हो गया बेटा, ये परमानेंट। समझ में आ रहा। तो जिस पोस्ट पे मैं आया हूं उस पोस्ट पे मेरी इंजरी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ वो काम नहीं कर सकता, बाकी दुनिया का सारा काम कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड पार्शियल। और कोई भी काम नहीं कर सकता तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ परमानेंट। कोई भी काम नहीं कर सकता, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ परमानेंट। आ रही है बातें समझ में, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। लेकिन ध्यान से बेटा, मेरे साथ इंजरी इतनी तगड़ी हुई कि मैं 7 इयर्स के लिए पैरालिसिस हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, टोटल। अब ये किस में आ जाएगा, टोटल। तीनों बातें समझ में आ गई, एक एग्जांपल में तीनों समझ में आ गया। अगर मुझे सिर्फ थ्रोट, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा, तो ये क्या कहलाएगा, टेम्परेरी। पार्शियल में टेम्परेरी,
पार्शियल डिसएबलमेंट में टेम्परेरी। लेकिन अगर मान लो मैं बोल तो पाऊंगा ही नहीं, बाकी और कोई भी काम नहीं कर सकता, तो पार्शियल में परमानेंट। और टोटल में, अब बोलोगे अमित सर फिर पार्शियल परमानेंट और टोटल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। यस बेटा, पार्शियल परमानेंट और टोटल में कोई डिफरेंस नहीं है, याद रहेगा पक्का। चलो, तो हमने क्या पढ़ा सर, हम पढ़ रहे इंजरी। अगर इंजरी होगा तो क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन। और इंजरी का मतलब समझ में आया। पहला इंजरी हमने क्या पढ़ा, डेथ, जिसमें इंसान रहा ही नहीं। तो मुझे बताओ डेथ के बेसिस पे कॉम्पनसेशन किसको मिलेगा, उसके डिपेंडेंट को। लेकिन अगर डिसेबलमेंट होगा तो एम्प्लॉय तो अभी अलाइव है ना, तो उसको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब आप पूछोगे अमित सर ठीक है कॉम्पनसेशन का ये बात तो समझ में आया, लेकिन कितना मिलेगा ये बताओ। आगे बेटा बाद में पढ़ेंगे, उसका कैलकुलेशन ही टफ है, ठीक है। कितना मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक बेटा क्लियर। अब ध्यान से, हमेशा एम्प्लॉयर लाइबल होता है कॉम्पनसेशन देने के लिए। पेज नंबर बेटा 363 पे देखो लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन। ऑलवेज अगर कोई भी इंजरी होगा तो एम्प्लॉयर बेटा लाइबल हो जाएगा क्या पे करने के लिए, कॉम्पनसेशन। लेकिन 3 केसेस में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा, 3 केसेस में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। पहला केस, अगर एम्प्लॉय ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था या वाइन के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर एम्प्लॉय को जो इंजरी हुई है वो 3 डेज में रिकवर हो गई, एम्प्लॉय को जो इंजरी हुई है वो 3 डेज में रिकवर हो गया, तो वो लाइबल नहीं होगा। कौन लाइबल नहीं होगा, एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। और अगर एम्प्लॉय ने सेफ्टी गार्ड्स अप्लाई नहीं किए थे जिसकी वजह से इंजरी हुई है तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के गाइडेंस को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से इंजरी हुई है तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होगा। आपने कभी वेल्डिंग करने वाले को देखा, वो एक स्पेक्स लगा के रखते हैं है ना, और अगर स्पेक्स नहीं लगाते तो वो एक लोहे का फ्रेम होता है जिसमें एक ब्लैक कलर का शीशा लगा होता है। अगर मान लो आप उस स्पेक्स को यूज़ नहीं करोगे, क्या हम जो वेल्डिंग करने का जो स्पार्क जनरेट होता है क्या हम उस पर देख सकते हैं, आइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप वेल्डिंग कंपनी में काम करते हो और आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे, गलती किसकी है, आपकी ना, तो एम्प्लॉयर इसके लिए क्यों लाइबल होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे इस एक्ट में एक बहुत ही डेंजर बात लिखी है, जिन 4 केसेस में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है, बताओ कौन से 4 केसेस में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है। अगर ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, सेफ्टी गार्ड अप्लाई नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय के गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा और 3 दिन में रिकवरी हो गई, तो वहां पे एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है। लेकिन इन्हीं 4 केस में अगर एम्प्लॉय मर जाए तो एम्प्लॉयर लाइबल हो जाएगा। इन्हीं 4 केसेस में एम्प्लॉय क्या हो जाए, मर जाए तो एम्प्लॉयर लाइबल हो जाएगा। अब मैं अपना रियल केस बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, स्टूडेंट लाइफ में मतलब पढ़ने से पहले मैं क्या करता था, वर्क करता था। तो मेरा बेटा अपना शुगर मिल था, ठीक है, और जैगरी मिल था, वो पूरा मिल मैं ही संभालता था। उसकी इंजन्स रिपेयर करना सब मेरा ही काम था। एक दिन क्या हुआ, मेरे जैगरी मिल में एक लड़का था 19.5 का कुछ एम्प्लॉय था, ठीक है, और बहुत ही हेल्दी एम्प्लॉय, बहुत ही हेल्दी था वो। तो वो सुबह सुबह भांग खा के आया था और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। आया, वो काम कर रहा था और लगा भी नहीं हमें कि उसने कुछ ड्रिंक्स या ड्रग्स ले रखा है, कुछ नहीं पता चला। उसने क्या देखा, अच्छे से काम कर रहा था। काम जब कर रहा था तो उसने जब जो गन्ने को क्रश करने वाली जो मशीन होती है ना, बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो उसने उसका एक नट जो है ना ढीला देखा। तो उसने मुझे बोला भैया उसका नट ढीला है। मैंने बोला अभी रहने दे, मशीन चल रहा है, जब मशीन बंद हो जाएगा ना तो उसको टाइट कर देगा, अगर खुल भी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को। उसने मेरी बात नहीं सुनी, वो हमारे टूल्स रूम में चला गया और उस नट में जो टूल लगता है वो लेके आ गया और चलती मशीन में, उसने बंद भी नहीं किया मशीन, टूल्स लगा दिए। तो मशीन में इंजन ऑयल होते हैं ना, तो टूल्स स्लिप कर गया, जो उसका हैंड ही खींच लिया मशीन ने। ऑन द स्पॉट जैसे उसका हैंड खींचा, एक आवाज़ आई की करके, बस इतना आवाज़ आया। मैंने मशीन की तरफ देखा, मैंने देखा उसका हाथ गया। मैं जो जैगरी जब बनाते हैं तो जो जिसमें रस डालते हैं, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है बेटा, बहुत बड़ी, मतलब उसकी कढ़ाई का जो, अगर मैं विड्थ की बात करूं तो तकरीबन 6 फीट का होता है। उतने बड़े चूल्हे को मैंने जंप किया और जंप करके मैंने मशीन बंद नहीं किया। मशीन चलती है बेल्ट से, जैसे बाइक में चैन होती है ना, वैसे मशीन चलती है बेल्ट से। मैंने सीधा बेल्ट खींचा, मशीन रुकी, लेकिन जब तक रुकी तब तक यहाँ तक उसका जा चुका था। और जो हमारा वो जो टब था जिसमें हम जैगरी का जूस, गन्ने का जूस जमा करते थे, वो पूरा रेड हो चुका था।
इतना इंजरी हुआ। जब इंजरी हुआ उसको फटाफट डॉक्टर के पास ले गए। किसी बाजू वाले मिल ने हमारे ऊपर कंप्लेन कर दिया क्योंकि वो जलता था, क्योंकि हमारी जैगरी बहुत ही मतलब वाइट होती थी और लोगों को मार्केट में बहुत पसंद थी। तो उसने कंप्लेन कर दिया, ऐसा ऐसा। पुलिस आ गई। पुलिस आई तो उस टाइम तो एफआईआर फाइल हो गया। एफआईआर फाइल हो गया। उस टाइम मुझे ये सब लॉ कुछ भी पता नहीं था भाई, बहुत छोटा था उस टाइम में, मतलब 14 या 15 साल का रहूँगा। तो केस फाइल हुआ तो मुझसे पूछा गया कैसे कैसे, बता दिया। लेकिन मेन तो भाई उसकी गाइडेंस चाहिए थी ना, उस लड़के की गवाही चाहिए थी। उस लड़के ने भी जब होश में आया तो उसने गवाही दी कि हाँ मुझे बोला था मालिक ने ऐसा नहीं करने के लिए, मैं अपनी मर्ज़ी से गया। तो बेटा हमारा एफआईआर क्या हुआ, वापस हुआ। लेकिन फिर भी हमने उनका पूरा इलाज करवाया और जो उसकी सिस्टर थी, उसके सिस्टर की शादी के लिए हमने पूरे खर्चे हमने बियर किए। ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड में बस वो था और उसकी एक सिस्टर थी, तो सारे खर्चे हमने बियर किए। तो ये इंसिडेंस जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ मुझे वो इंसिडेंस याद आ जाता है। और फिर मैंने जब ये इंसिडेंस हुआ और जब CS करने के लिए आया तब जाके मुझे समझ में, अच्छा इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजरी। उस दिन से मैं जब भी मतलब ये टॉपिक आता है तो मैं उस पर वो एग्जांपल देता हूँ ताकि समझ में आए एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब क्या है। काम करने टाइम में अगर जो भी इंजरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अब देखो वहाँ पे फिर तो ख़त्म, फिर तो प्रूफ करने का कोई चांस ही नहीं था ना हमारे पास, प्रूफ करने का चांस ही नहीं था। उसमें बेटा इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट में था तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी आ जाती ना कि आपने आने टाइम में चेक क्यों नहीं किया, आपने आने टाइम में चेक क्यों नहीं किया। अरे बेटा तुम वो सही है, तुम जितना भी बोल लो, लेकिन पुलिस वाले या गवर्नमेंट नहीं सुनेगा ना कि हमें नहीं पता था, हम सबको चेक करेंगे या थोड़ी। अब मेरे टाइम उस टाइम मेरे पास उस टाइम 12 वर्कर काम कर रहे थे, तो 12 वर्कर को मैं एक थोड़ी चेक करूँगा। अब वो उस टाइम साउंड में था, हमें पता भी नहीं चला, और क्योंकि हेल्दी था तो उसको पता भी नहीं चला कि मैं ड्रग्स ले रखा हूँ या क्या ले रखा हूँ। बट वो सेफ़ हुआ, सिर्फ हाथ उसका कट गया, सेफ रहा वो। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अब सुनो, जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में हमने 4 बातें पढ़ ली। अब देखो हमने क्या बोला, अगर वो डेथ हो जाता, अगर मान लो उसकी बच्चे की डेथ हो जाती तो फिर हमें कॉम्पनसेशन ह्यूज अमाउंट में पे करना पड़ता, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई इसलिए हमें कॉम्पनसेशन सिर्फ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और हमने अपनी तरफ से जो दे दिया वो मिला, जो हमने अपनी तरफ से दे दिया वो मिला। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब ध्यान से बेटा एक चीज को समझना, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अब ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, मतलब 2 तरीके से होता है। एक होता है इंजरी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक होता है इंजरी आउट द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लगेगा आपको सुनने में, बट हजम करना है, हजम नहीं होगा लेकिन फिर भी हजम करना है। टॉपिक मैंने क्या बोला, इंजरी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंजरी आउट द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले समझा रहा हूं। आउट द कोर्स, इंजरी काम करने के टाइम में हुई, इंजरी काम करने के टाइम में हुई और फैक्ट्री के अंदर हुई। कब हुई, काम करने के टाइम में और फैक्ट्री के अंदर हुई, तो इसको बोलते हैं आउट द कोर्स। क्या बोलते हैं, आउट द कोर्स। हजम नहीं हो रहा ना, लेकिन हजम करना है। क्या बोला मैंने, काम करने के टाइम में हुई और फैक्ट्री के अंदर हुई, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स द आउट द कोर्स। लेकिन इंजरी काम करने के टाइम में नहीं हुई, इंजरी काम करने के टाइम में नहीं हुई, फैक्ट्री के अंदर हो या बाहर हो, फैक्ट्री के अंदर हो या बाहर हो, इन द कोर्स। काम करने के टाइम में इंजरी नहीं हुई, चाहे फैक्ट्री के अंदर हो या बाहर हो, क्या बोलेंगे, इन द कोर्स। समझ में आ गया? दोनों क्लियर हुआ? दोबारा बोल रहा हूं, इंजरी काम करने के टाइम में हुई और फैक्ट्री के अंदर में हुई तो आउट द कोर्स। ठीक है, काम करने के टाइम में नहीं हुई, चाहे अंदर हो या बाहर हो, तो क्या कहलाएगा, वो इन द कोर्स। सबको समझ में आया? पीछे तक सबको समझ में आया? क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ। इन द कोर्स का मतलब काम करने के टाइम में नहीं हुई, अंदर हो या बाहर हो, इन द कोर्स। काम करने के टाइम में हुई और फैक्ट्री के अंदर हुई तो आउट द कोर्स। ठीक है, अब एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के बताना। मैं मान लो किसी फैक्ट्री का वर्कर था, ठीक है, अभी रिसेस पीरियड चल रहा है, 10 मिनट्स का 15 मिनट्स का ब्रेक मिला है चाय पीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा था, मान लो यहाँ काम कर रहा हूँ और क्लास जहाँ पे वहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक कैंटीन था, तो मैं यहाँ से वहाँ जा रहा था क्या लेने के लिए, चाय लेने के लिए। रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया। यहाँ से वहाँ बेटा चाय लेने के लिए गया, रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। कौन सा इंजरी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी है भी या नहीं, पहले ये बताओ।
इन द कोर्स है, क्यों? क्योंकि उस टाइम में काम नहीं कर रहा था। और हमने क्या बोला, इंजरी अंदर हो या बाहर। ठीक है, अब साक्षी पूछ रही है अमित सर ठीक है आपके अंदर बाहर की बात तो समझ में, लेकिन ये बताओ कितना बाहर? फैक्ट्री गेट से निकलते ही या फैक्ट्री गेट से 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट? पता है लॉ मेकर ने क्या अप्लाई किया है? बोला तुम्हारे फैक्ट्री गेट से लेके तुम्हारे घर के गेट तक में जब भी इंजरी हो जाएगी वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहलाएगा। मतलब साक्षी अगर मान लो काम करती है पवई में, ठीक है, घर है इसका किधर? साकीनाका में, सांता क्रूज में। काम करती है किधर बेटा? पवई में। और घर किसका है? घर कहाँ है? सांता क्रूज में। पवई और मतलब अपने फैक्ट्री से निकली, ठीक है, और जब तक घर नहीं पहुंची, घर पहुंचने से पहले अगर कुछ भी हो जाए इसके साथ तो किसकी डेफिनेशन में आएगा? वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी के डेफिनेशन में आएगा। समझा? अब सवाल उठा कि सर ये तो बहुत गलत बात हो गई, ठीक है, ये तो गलत बात हो गई। तो एक्चुअली लॉ मेकर ने थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन लगाया है। मतलब फैक्ट्री गेट को कहां तक लेके गए? वो तुम्हारे घर की गेट तक। उस बीच में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ठीक है, आज सारे एग्जांपल बेटा मैं अपने पे लूंगा। मान लो मैं घर से निकला काम करने के लिए, ठीक है, और जिस बस का वेट कर रहा था, जो मतलब एम्प्लॉयर की बस थी, वो आता था हम लोग को लेके जाता था, जिस बस का वेट कर रहा था वही बस मुझे लेके नहीं गई, मेरे ऊपर चढ़ाते हुए निकल गई। मुझे लेके नहीं गया, मेरे ऊपर बस ही चढ़ा दी उसने गलती से। बताओ क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? क्यों? क्योंकि मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन कौन सा कहलाएगा? इन द या आउट द? इन द, क्योंकि उस टाइम में काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ध्यान सुनना। मैं फैक्ट्री से बाहर निकला, मान लो मलाड में मेरी फैक्ट्री थी और रहता हूं बहंदर में, ठीक है। मलाड से फैक्ट्री से बाहर निकला, ठीक है, मीरा रोड में हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे थे, मैं बचाने के लिए गया, मैं ही बच गया। मैं बचाने के लिए गया बेटा, मैं ही निपट गया। क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? आंसर यस, इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इंजरी। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा हूं। आ रही है बातें समझ में? तो अगर मान लो कोई कम्युनल डिस्प्यूट चल रहा था और उसमें मेरे साथ कुछ हो गया तो ये भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, अब साक्षी बोले हमें सर एक और एग्जांपल। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ एग्जांपल क्या। मान लो सर मैं किसी कंपनी में जॉब पे गया, आप भी तो जॉब पे जाने टाइम मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। अब मान लो सर अमित सर आप जब जॉब के गए, आप अस्थमा के पेशेंट थे लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब आपने काम शुरू किया तो आपका अस्थमा और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और एक दिन आपका वो पंप नहीं होता ना, क्या बोलते हैं उसको, वो पंप नहीं था आपके पास, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो गई। क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? और काम करने टाइम में हुई। देखा जाए तो मैं खुद बीमारी लेके गया था, लेकिन लॉ मेकर क्या बोला? कोई बात नहीं, बीमारी लेके गया था, बीमार थोड़ी था, वर्क प्रेशर की वजह से बीमारी बढ़ी। नाउ इट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। नाउ इट इज एम्प्लॉयमेंट इंजरी। नहीं। अब देखो मुझे बताओ, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने या लॉ मेकर ने किसका ज्यादा ध्यान रखा है? एम्प्लॉय का। किसका ध्यान रखा है ज्यादा? एम्प्लॉय का। लेकिन आपको नहीं लगता कुछ केसेस में एम्प्लॉयर के साथ गलत हो रहा है? एम्प्लॉयर के साथ गलत हो रहा है। भैया एक बात बता, अपन ने 4 केस ऐसे पढ़े जहां पे क्या नहीं था? एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं था, लेकिन वहां पे अगर वो मर गया तो क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। ठीक है, चलो। मियर रोड एक्सीडेंट क्या एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा? मियर रोड एक्सीडेंट, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। नहीं, मियर रोड एक्सीडेंट मतलब एक नॉर्मल कैजुअल रोड एक्सीडेंट हुआ है तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट? जैसे बताता एग्जांपल देता हूं। आज मैंने छुट्टी ले रखी है अपने ऑफिस से, मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूं। आज मैंने छुट्टी ले रखी है। अब एक्चुअली हुआ क्या था, जिस बस स्टॉप पे मैं वेट कर रहा था कि बस आएगी फिर मैं जाऊंगा मूवी देखने के लिए, उसके पीछे ही फैक्ट्री थी। तो पहले मैं घर से उस बस स्टॉप पे आया और फिर वहां से बस का वेट कर रहा था। जो बस का वेट कर रहा था उसी बस ने मेरे ऊपर बस चढ़ा दी। क्या अब ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? बोला नो, क्योंकि उस दिन आपका एम्प्लॉयमेंट से कोई नाता नहीं। इट्स जस्ट अ मियर रोड एक्सीडेंट, इट्स नॉट अ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। हाँ, वर्किंग आवर्स के अंडर का बेटा छुट्टी में था मैं। तो आपने 1 डे का ऑफ, सब आपने आपके ऑफिस में फेक रीजन दे के ऑफ लिया है कि आप लो, एंड वही टाइम पे आप क्या फेक रीजन? मतलब आपने ऐसे लीव, मतलब फेक रीजन दिया। तो जब मैंने लीव ले लिया तो मेरा एम्प्लॉयमेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो काहे का एम्प्लॉयमेंट इंजरी? जब मैंने लीव लिया, चाहे फेक लीव लिया हो, कुछ भी लिया हो, मेरा एम्प्लॉयमेंट से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं ना, तो काहे का एम्प्लॉयमेंट इंजरी?
कुछ जगह पे तो एम्प्लॉयर को रहम करो, सब जगह पे अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा तो एम्प्लॉयर बर्बाद हो जाएगा। आ रही बातें समझ में? अब एक ध्यान से एक एग्जांपल ध्यान सुनना। मान लो हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। मैंने एक दिन प्रणीत की चुगली कर दी कि सर वो चोरी करता है, ठीक है। आपके टूल्स जितने भी गायब होते हैं ना उसमें उसी का हाथ होता है, और उसका सपोर्टर अनिकेत ही है, दोनों मिलके लूटते हैं आपको, ठीक है। इस बात की कंप्लेन कर दी। अब ये बात किसी न किसी तरीके से इन दोनों को पता चल गई कि इसमें कमित उंगली करने वाले अमित सर हैं। अब अगर बताओ, ये दोनों मौके तलाश कर रहे थे कब अमित सर अकेले मिले बस, ठीक है। हुआ क्या, उस दिन मैंने छुट्टी ली, ठीक है, छुट्टी ली और मुझे मूवी देखने जाना था। अब अनिकेत ने मसल्स मैन को बुला रखे थे, ठीक है। प्रणीत ने भी किसको बुला रखा था? मसल्स मैन को। मान लो वो और को नहीं, बेटा कृष्णा सर थे, ठीक है, उनको बुला रखा था मसल्स मैन को। अब उसने इशारे में दिखा दिया कि वो देखो वो जो लड़का दिख रहा ना, उसी को टपकाना है या मारना है, मतलब टपकाना मत, सिर्फ मारना है, धमकाना है, ऐसा हाथ पैर तोड़ देना, बस इतना चलेगा, ठीक। अब मान लो इसने जैसे गुंडों की तरफ इशारा किया, मैं वहां से भागना शुरू किया, भागते 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 भागते, छुपने के लिए कुछ जगह नहीं मिल रहा था, मैं अपने ही फैक्ट्री में आके छुपा। उन दोनों मसल मैन ने मुझे पकड़ लिया और फिर उसके बाद मुझे बहुत पीटा, हाथ पैर सब तोड़ दिए। क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? मैं लीव पे था। लॉ मेकर ने क्या बोला कि भैया एक बात मुझे बता, तुम्हारा इंजरी कहाँ हुआ? फैक्ट्री के अंदर। तो क्वेश्चन आंसर बॉस से किया जाएगा। नो डाउट ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं है। अगर उसने सारी बातों की सही जवाब दे दी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं है, ये क्या माना जाएगा? एक मियर एक्सीडेंट माना जाएगा, बट ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर प्रूफ कर दिया तो, और अगर नहीं प्रूफ कर पाया तो ये किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट इंजरी के डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, बताना ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा या नहीं होगा। मैं ऐसे प्रोफेशन में काम करता हूं जहां पे मुझे बार बार हीटिंग रूम में जाना पड़ता है और फिर हीटिंग रूम से बाहर आना पड़ता है, जहाँ पे गर्म हवा चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होती है, वो छोड़ो, आपने कभी यूट्यूब वगैरह पे देखा बड़ी बड़ी जो आर्टिकल्स बनती है उसमें लोहे को पिघलाया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा उनका एक अलग से हीटिंग रूम होता है जिसमें पूरी आग ही जल रही होती है। तो मुझे बार बार वहाँ जाना होता है, फिर बाहर आना, तो वहाँ जाना होता है, बाहर। मुझे बताओ बॉडी टेम्परेचर तो मेरा हिलेगा, अचानक से हीट ज़्यादा और अचानक से कोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बहुत अपनी लाइफ में बहुत गलती करते हैं, क्लास से छूटे, घर गए और सीधा 1 गिलास पानी पी लिया, डेंजर है। इससे हमारी लाइफ कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अचानक से अपन ने क्या कर दिया, एक हॉट बॉडी पे क्या डाल दिया? कोल्ड वाटर। अपन बात करते हैं ना, जनरली जब बात करते हैं तो डायरेक्टली हम पानी अपने सर पे लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। डॉक्टर ये बोलता है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अपन का जितना भी जनरली टेम्परेचर होता है वो ब्रेन में ही होता है, ठीक है। और हम सीधा पानी कहाँ डालते हैं? ब्रेन पे। डॉक्टर का कहना है पहले फीट से स्टार्ट करो, तो वो क्या है, टेम्परेचर लेवल को तुम्हारा कम रखेगा। जैसे अपन जिम करके आते हैं, तुरंत चलेगा पानी पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, गलत है, ठीक है। ये सब चीज़ें किसकी डेफिनेशन में आती है बेटा? इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर खराब होता है। तो मुझे बताओ, मैं एक ऐसी जगह पे काम करता था, अचानक हीटिंग रूम में और अचानक बाहर, उससे मेरा इंजरी हुआ। क्या वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? लॉ मेकर ने बोला यस, ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी, आपको क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब ध्यान सोच के आंसर देना। सर मैं बस ड्राइवर, अब मुझे बताओ बस ड्राइविंग करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हैंड, आई साइट और लेग्स, यही है ना? यही 3 चीज़ चाहिए ना मुझे, और कुछ चाहिए क्या? एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई, मेरा एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुआ, बस का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब मैं अपना राइट हैंड फ्रीली मूव नहीं कर पाऊंगा, राइट हैंड मैं फ्रीली मूव नहीं कर पाऊंगा। बताओ क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? और अगर है तो कैसा वाला, टोटल या पार्शियल? पार्शियल। टोटल या पार्शियल? तो पार्शियल। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कहने हैं। वो क्या बोलता है, बेटा अगर मान ले मैं एक ऐसा इंसान जिसको इसके अलावा कोई काम नहीं आता, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा फिर ये? टोटल। मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये टोटल। और मुझे बताओ, अगर अभी जैसे आप अगर मुंबई की बात करो, महाराष्ट्र में जनरली आपने देखा होगा बस ड्राइवर की जॉब उसको मिलती है जिसको मराठी आती है। समझ में आया? महाराष्ट्र में बस ड्राइवर की जॉब सिर्फ उसको मिलेगी जिसको मराठी आती है, ठीक है। अगर आपको मराठी नहीं आती तो आपको महाराष्ट्र के बस आप नहीं चला पाओगे। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का अपना रूल है। लेकिन अब मुझे बताओ, दिल्ली में तो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है, दिल्ली में तो हिंदी ही बोला जाता है, तो वहाँ पे किसी को भी रखा जाता है। दिल्ली में पता है आपको, वुमेन भी बस ड्राइव करती है।
वुमेन भी वहाँ की कंडक्टर होती है। दिल्ली के पेट्रोल पंप पे वुमेन भी पेट्रोल सर्व करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं बस ड्राइवर हूँ और मेरे साथ कोई इंजरी हुई और मैं जिस चीज़ के लिए, मान लो मेरे साथ इंजरी हुई और दोनों पैर मेरा कट गया, अब टोटल है, परमानेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कभी बस चला ही नहीं सकता। आ रही है बातें समझ में? तो बाइफर्केशन क्लियर हुआ, कब एम्प्लॉयमेंट इंजरी होगा और कब इंजरी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सोच के आंसर देखना। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मान लो मैं किसी कंपनी में वेल्डिंग का काम करता हूं, ठीक है, मेरा एक आंख राइट हैंड साइड का बचपन से ही खराब है, लेकिन एक होता है ना आइज बंद हो जाता है, वैसा नहीं है मेरा। लोगों को लगता है कि इसका दोनों आंख ठीक है, लोगों को क्या लगता है, इसका दोनों आंख ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी एक आइज खराब है, मैं एक ही आंख से देखता हूं। एक दिन बेटा मैं वेल्डिंग कर रहा था और सेफ्टी अप्लायंसेस का यूज नहीं किया, ठीक है, तो उसकी स्पार्क जो है उसी आइज में आके लगी जो मेरा खराब था, उसकी वजह से मेरा आईबॉल क्रैश कर गया। अब जो कल तक लोगों को पता नहीं था कि मेरा आइज खराब है, वो अब दिखने लगा। क्यों? क्योंकि सर मेरा वो निशान दिखने लगा। अब मुझे बताओ क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है, जबकि उसी आइज पे लगा था चोट जो ऑलरेडी खराब था। अब पता क्या हुआ कि भाई पहले लोगों को पता नहीं था तो मेरे वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जब लोगों को पता चल जाए कि इसकी एक आंख खराब हो गई है तो अब मेरा मार्केट में सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मार्केट में सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में? ये भी क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। समझ? हाँ, सेफ्टी अप्लायंसेस का वो एक अलग बात है कि मैंने यहाँ पे कंसेप्ट में डाला सेफ्टी अप्लायंसेस का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसे भी इंजरी इसको कंपनसेशन थोड़ी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेफ्टी अप्लायंसेस का इस्तेमाल नहीं किया। बट क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? बोला यस, ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। आई बातें समझ में? पिक्चर क्लियर हुआ क्या एम्प्लॉयमेंट इंजरी है और क्या एम्प्लॉयमेंट इंजरी नहीं है। इसी चीज को समझाने के लिए देखो मैंने आपके नोट्स में 10 केस स्टडी लिखे हुए हैं और हर एक केस स्टडी में कहीं ना कहीं क्या आया है बेटा, जजमेंट। उससे ऊपर वाले पेज पे भी बेटा 6 केस स्टडी लिखे थे मैंने, लिखा हुआ है, और ये सब केस लॉ आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का मैंने सिर्फ क्या लिखा है, आंसर। सिर्फ क्या लिखा है, आंसर। तो आपको क्या करना है, सारे केस के सिचुएशंस करने हैं। ऐसा सिचुएशन हुआ तो ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है और उसके ऊपर क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन। समझ में आ गया? चलिए एक बात बताओ, हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें हमें 2 मेजर इंजरी दिखा, एक तो है डेथ और एक है डिसेबलमेंट। इसके अलावा कुछ और दिखा क्या? अगर देखा जाए डिसेबलमेंट के हमने पार्ट बना दिए, लेकिन मेन तो वही है ना, डेथ और डिसेबलमेंट। अब बात करते हैं बेटा कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा। ठीक है, कॉम्पनसेशन निकालने का बेटा एक फॉर्मूला है। पहले मैं बात करता हूं डेथ की। आपके पेज नंबर 366 पे दिखेगा बेटा डेथ का कॉम्पनसेशन। समझना बेटा डेथ का कॉम्पनसेशन कितना है। क्या बोल रहा है, डेथ का कॉम्पनसेशन होगा 50% ऑफ मंथली वेज, 50% ऑफ मंथली वेज। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है इस फिगर से बेटा 228.54 टू 99.37। अब ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट और 1,20,000 रुपए बेटा फिक्स है, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर। ठीक है, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, 50% ऑफ मंथली वेज और उसको मल्टीप्लाई करना है इस रेंज के फिगर से। अब इसके बीच में कुछ भी फिगर हो सकता है बेटा, बताऊंगा ये फिगर तुम्हें कहां लिखा होगा। ये जो रेंज का फिगर है ना, ये एज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी इंजरी कौन से एज में हुई। फॉर एग्जांपल मैं 30 का हूं, 30 के एज में मेरी इंजरी हुई तो मेरा रिमेनिंग लाइफ कितना बचा हुआ है काम करने का, 30। तो उसी के हिसाब से क्या निकाला गया है, फैक्टर निकाला गया। जिस एज में आपकी इंजरी होती है तो उसका फैक्टर क्या है, ये एज के बेसिस पे क्या है बेटा, फैक्टर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में क्या रखा होगा, दे रखा होगा। तो अब मान लो 50% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाइड बाय ये रेंज होगा और उसको कंपेयर किससे करना है, 1,20,000 से, विच एवर इज हायर। ध्यान से यहां पे वेजेस का मतलब है बेटा ओनली 2 चीज, बेसिक वेज प्लस डीएनएस अलाउंसेस। ठीक है, और यहां पे वेज फिक्स है 8,000 और एक्चुअल सैलरी, 8,000 और एक्चुअल सैलरी, मतलब ये वाला बेसिक वेज और डीए और 8,000 गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो यहां पे जो वेजेस लोगे ये वाला लोगे। दोबारा बोल रहा हूं, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, 50% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाइड ये एज फैक्टर, अमाउंट आ जाएगा, उसको किससे कंपेयर करोगे, 1,20,000 से, विच एवर इज हाइयर। करेक्ट है? अच्छा
अब ये वेज कैसे निकालना है, बोला बेसिक वेज प्लस डीए, तो आपको बेसिक वेज प्लस डीए यहां पे लिखना है और उसको कंपेयर कर देना है गवर्नमेंट की सैलरी से। गवर्नमेंट ने कितना फिक्स कर रखा है, 8,000, विच एवर इज लेस। अब ये जो लेस वाला अमाउंट आएगा ना उसका 50% और फिर इससे मल्टीप्लाई। आया समझ में? कैलकुलेशन करके अभी दिखाता हूं। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? पक्का? कोई डाउट? ये किसका है बेटा? डेथ का। समझा सबको? सिंपल याद कैसे रखना है, डेथ के केस में 50% ऑफ मिनिमम वेज, 50% ऑफ वेजेस। वेजेस में क्या लेना है, बेसिक वेज प्लस डीए, और उसको किससे कंपेयर करना है, 8,000 से, विच एवर इज लोअर। तो यहां पे 8,000 आएगा मैक्स टू मैक्स, 8,000 का 50% मतलब 4,000, और 4,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 228.54 फैक्टर से लेकर 99.37 के फैक्टर तक। अभी फैक्टर मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कहां पे है, और उसको किससे कंपेयर करोगे, 1,20,000 से, विच एवर इज हायर। इतनी बातें बेटा समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर मान लो बेटा डेथ ना हो, क्या हो, डिसेबलमेंट हो, क्या हो बेटा, डिसेबलमेंट हो, सब कुछ सेम रखना, सब कुछ सेम रखना, कोई चेंज मत करना। बस ये 50 की जगह पे 60% कर देना, और ये 120 की जगह पे 1,40,000, बाकी सब कुछ सेम। अगर डिसेबलमेंट का केस होगा तो 50 की जगह पे कितना मिलेगा, 60%, और 120 की जगह पे कितना होगा, 140, बाकी एवरीथिंग इज सेम। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्या समझा? डेथ के केस में कितना, 50%, और डिसेबलमेंट के केस में कितना, 60%। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? सर मर गया तो ओनली 50% और डिसेबलमेंट हो गया तो 60%, गलत है ना? बेटा डिसेबलमेंट की लाइफ पैथेटिक होती है, मर गया चलो ठीक है, खत्म, दुनिया से गए। लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है भाई, अब मेरी लाइफ नर्क के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए लॉ मेकर ने ज्यादा कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है। सेम, सब कुछ सेम बेटा, कोई चेंज नहीं है। बस 50 की जगह पे कितना करना है, 60, और 120 की जगह पे 140। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट? समझा? तो देखो दोनों फॉर्मूला आपके नोट्स में लिखा हुआ है। चलो अब ध्यान से, अब यहां पे बेटा ट्विस्ट आएगा। इसके अकॉर्डिंग से तूने कॉम्पनसेशन निकाल ली है। अब अगर मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, मेरी इंप्लॉयमेंट इंजरी हुई, ओनली अंगूठा कटा, पार्शियल हुआ, तो इसका अलग परसेंटेज है। सर अंगूठा प्लस ये उंगली कट गया, इसका अलग परसेंटेज है। सर अंगूठे के साथ पूरा यहां से कट गया कलाई से, इसकी अलग है। सर यहां से एल्बो से कटा, उसकी अलग है। सिर्फ ओनली सर नेल्स गए, उसके अलग है। पूरे लॉ में बेटा अलग अलग कॉम्पनसेशन फिक्स कर रखा है। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट? पक्का बोलोगे सर इतनी सारी कहानी कहां पे लिखी है, जरा बताओगे? आजा बेटा। यस, वो याद करना है। क्या नेल का, अंगूठा का, 2 फिंगर का, 3 फिंगर का। यस, आ जाओ पेज नंबर 372। दिख रहा? 372 पेज पे डायग्राम चित्रहार दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? देखो वहां पे क्या लिखा, लॉस ऑफ बोथ हैंड और एम्पुटेशन एट हायर साइट 100% मिलेगा बेटा। मतलब इन दोनों का जो हायर आएगा ना, जो हायर आएगा पूरा 100%, इन दोनों का जो हायर आएगा पूरा 100%। डेथ वाले का नहीं, इसका निकालने का ऐसे ही। हाँ, निकालने का ऐसे ही है। बस उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा उसका परसेंटेज होगा तुम्हारी इंजरी के हिसाब से निकलेगा, तो ऐसे ही। समझा? देखो पहले वाले में देखो, सब में पूरा 100% है। लॉस ऑफ हैंड एंड फुट, एक हाथ एक पैर, ये गया, ठीक है। लॉस ऑफ हैंड एंड फुट, अच्छा। डबल एम्पुटेशन थ्रू लेग, ठीक है, और थाई, मतलब दोनों पैर, ठीक है। 100%, लॉस ऑफ साइट 100% याद रहेगा। उसके नीचे देखो बेटा, एम्पुटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट ये क्या होता है, यहाँ शोल्डर जॉइंट, तो कितना मिलेगा, 90% मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसमें 5वां पॉइंट पढ़ो, देखो क्या लिखा है, अंगूठा चला गया 30%, तुम्हारे अंगूठे का कॉस्ट ओनली 30% है भैया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरा लॉस ऑफ थंब एंड इट्स मेटाकार्पल बोन, ये क्या होता है मुझे नहीं पता बेटा, रट्टा मार लो उसको। ये मिलेगा आपको 40%, ठीक है। फिर 4 फिंगर एंड 1 हैंड,
4 फिंगर और 1 हैंड, कैसे मतलब ये कैसे जाएगा? 4 फिंगर एंड 1 हैंड, ये कैसे जाएगा भाई? हैंड जाएगा तो पूरा ही जाएगा ना, 4 फिंगर और 1 हैंड कैसे? इसका मतलब एक हैंड के 4 फिंगर चले गए और पूरा का पूरा हैंड, ऐसा वहां पे देखो क्या लिखा है, लॉस ऑफ 4 फिंगर ऑफ 1 हैंड। नलायक पढ़ो वहां पे, लॉस ऑफ 4 फिंगर ऑफ 1 हैंड। ठीक है, एक हाथ के 4 फिंगर चले गए, एक हाथ के क्या हो गए? मतलब ये वाला तो ऐसे ये पोर्शन कैसे जाएगा? जा सकता है ना भाई, ऐसे कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके? अरे मेरा इंजरी हुआ, मान लो मैं बाइक चला रहा था, ठीक है, कार चला रहा था, इंजरी हुआ, मैं ऐसे ही गिरा तो ये यहाँ से निकल के बाहर आ गया, ऐसे आधा हाथ बाहर। हाँ हो सकता है भाई। इंजरी को किसने देखा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा देखो, लॉस ऑफ 4 फिंगर ऑफ 1 हैंड, एक हाथ के बेटा 4 उंगलियां कट गए तो कितने होंगे? 50%। अच्छा 3 गए तो 30%, 2 गए तो 20%। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसे बेटा अपन को पूरा लिस्ट बना के दे रखा है। वो बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? कौन सा वाला? ओ बेटा ये मत पूछना सर ये वाला क्या है नहीं है, ये सर्च कर लेना। हाँ क्या बोल रहे हो? यस, अदरवाइज बेटा ये एग्जाम में मोस्टली देता है। ठीक है, वैसे अभी तक के बताऊं, अभी तक जितने ही पेपर हुए ना, अभी तक जितने ही पेपर उसमें अभी तक एक कैलकुलेशन नहीं पूछा, नहीं पूछा अभी तक तो नहीं पूछा। उनको भी हंसी आती होगी पेपर पर लिखने में, इसलिए नहीं पूछा। उनको हंसी नहीं आती, उनको मजे आते हमें सताने में, क्योंकि वो ऑलरेडी सत के आए हुए हैं। अब ध्यान से बेटा, ये तो चलो हो भी गया, इसके नीचे आ जा। अब देखो वहां पे एज फैक्टर देखा हुआ है, एज फैक्टर दिख रहा? नेक्स्ट पेज पे, उसके नेक्स्ट पेज पे 375 पेज पे बताया था ना वो पॉइंट वाला फ्रैक्शन, पॉइंट वाला फ्रैक्शन। हाँ वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा 16 इयर्स का एज है तो आपका फैक्टर्स कितना होगा, 17 का एज है तो फैक्टर कितना होगा, 18 का एज है तो फैक्टर कितना होगा। फैक्टर मतलब आपके कॉम्पनसेशन को कैसे निकालना है उसको बोलते हैं फैक्टर। हाँ वो मैथमेटिकल वाले करते हैं, अपन को उसमें नहीं जाना, बस ये फैक्टर हमें एग्जाम में दे रखा होगा। समझ में आ गया? तो अपन को हाँ आ सकता है कॉम्पनसेशन। समझ में आया? कैसे निकालेंगे? पार्शियल डिसेबलमेंट का 60% और डेथ का 50%। कॉम्पनसेशन निकाल के फिर 30, 40, 50 करना। ठीक है, एक दो एग्जांपल बताऊं? आ जाओ, इसी का जो हमने कैलकुलेशन किया ना उसका एग्जांपल बताता हूं बेटा। पेज नंबर 369 पे, 369 पे बेटा देखो डी का एग्जांपल। यही काम बचा है ना? देखो आ जाए क्लास में, देखो देखो दिमाग देखो इसका। कैसे आएगा बीच में? कोई इंतजार कर रहा है ना लाइक चार्ज पे? लाइक कुछ से कुछ कर रहा है। देख भाई क्वेश्चन देखो, पॉइंट नंबर डी दिख रहा 369 पेज पे, वहां पे एक एग्जांपल देखो लिखा हुआ है कि एक एम्प्लॉय है बेटा, उसका मंथली वेज कितना है? 9000। और वो क्या हो गया बेटा 369 पेज पे पॉइंट नंबर डी के नीचे देखो एग्जांपल है, मंथली वेज कितना है भैया? 9000। और वो मर गया भाई कौन से एज में? 42 की एज में। क्लियर है? चलो बताओ फॉर्मूला क्या था? 50 या 60? 50। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय कितने साल की एज है हमारा? 42। पहले उससे पहले सैलरी लेंगे। एक्चुअल सैलरी कितनी है? 9 और 8 विच एवर इज, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 8000। तो 50% ऑफ 8000 4000 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर 178.49। कितने की एज में बड़ा है बेटा वो? 42। तो उसका फैक्टर देखो कितना है? 178.49। कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? 7,13,960 और 1,20,000 विच एवर इज, इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा आपके मरने के बाद अगर आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई तो।
आई बातें समझ में नहीं? पक्का? कोई डाउट? अब अगर मान लो वो मरा नहीं होता, सिर्फ 2 फिंगर कटे होते, वो 20% मिलता, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते भैया? 60 से, क्योंकि डिसएबलमेंट हुआ ना, मरा थोड़ी है वो, तो 60% से मल्टीप्लाई करते और जो भी अमाउंट आता उसका 20, 30, 40 जो भी होता, 2 उंगली का 20%। ठीक है? हाँ, ऐसे याद रखने का सिंपल तरीका बेटा, पर उंगली 10%, पर उंगली 10%, एक उंगली गया तो 10%, दूसरा गया तो 20%, तीसरा गया तो 30, 50। लॉस ऑफ थंब इज 30। थंब का वजूद ज्यादा है। थंब का ज्यादा है ना वजूद? याद है आपको थंब का वजूद क्यों ज्यादा है? थंब का वजूद क्यों ज्यादा है? महाभारत की चीजें याद है? एकलव्य, समझ में आ रहा नहीं यार? उसको कितना मिलेगा बेटा? उस टाइम ये सब नहीं था, उसको कितना मिलेगा? उस टाइम तो हम भावनाओं में आके कुछ भी बोल देते थे। हाँ, अभी अगर ऐसा करता, जैसे मान लो अभी प्रणीत क्या बोल रहा है, अमित सर अगर मैं एग्जाम पास किया मैं भी आपको अपना थंब दे दूंगा, ठीक है? तो अभी कितना मिलेगा? 30%। सिर्फ कितना मिलेगा भैया? 30%। सर ताजमहल बनाया था, उसके बाद जो फोटोज के ताजमहल वाला सीन ओ, ताजमहल वालों को तो पता नहीं, फिर तो कितना बचा था? अकबर जी को दोबारा आना पड़ेगा। वो बातें समझ में आ गई? कॉम्पनसेशन, चलो बस यही कैलकुलेशन था बेटा कॉम्पनसेशन का, ठीक है? नहीं, 1 मिनट, हाँ इसमें बस हो गया, थोड़ी सी बातें और पढ़नी है। चलो अब एक बात करते हैं बेटा, मान लो मैं किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हूं, मैं किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हूं, तो क्या होगा बताओ? कौन लाइबल होगा? याद करो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हाँ, याद आ रहा कुछ? लास्ट क्लास में समझाया था। एक होता है बेटा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक होता है इमीडिएट एम्प्लॉयर और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई। याद है? एग्जांपल देके समझाया था। जैसे मान लो मुझे एम्प्लॉई की जरूरत है और श्रीभव एजेंसी चला रहा है एम्प्लॉई सप्लाई करने का, तो मैंने श्रीभव को कॉल किया, भैया एक एम्प्लॉई भेज। उसने मेरे पास अनिकेत को भेजा, तो अनिकेत क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई। श्रीभव क्या कहलाएगा? इमीडिएट एम्प्लॉयर। और अनिकेत किसके पास काम करने के लिए आ रहा है? मेरे पास, मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एक बात मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई के साथ अगर इंजरी हुआ कौन लाइबल? ध्यान सुनो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई अपॉइंट किया है, अगर वो वही काम कर रहा है जिसके लिए आपने उसको अपॉइंट किया, जैसे मान लो श्रीभव के साथ जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो मैंने बोला था अनिकेत को मैं मैकेनिकल इंजीनियर का काम करवाऊंगा, ठीक है? उसने भेजा। अब अगर मान लो मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पे एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई है तो उसके लिए मैं नहीं लायबल होगा, कौन लायबल होगा? श्रीभव। लेकिन अगर मान लो मैं अनिकेत को ये बोल रहा हूं कि भैया एक काम कर, मेरे बच्चों को स्कूल से लेके आ जा, भाजी लेके आ मार्केट से, अब उस टाइम ये स्कूटर से इसका एक्सीडेंट हो गया, क्या ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी है? लॉ मेकर ने बोला है तो, लेकिन इसके लिए अब श्रीभव लायबल नहीं होगा। श्रीभव क्या बोलेगा? भाई मैंने उसको क्या भेजा था? तुम क्या करवा रहे हो? बच्चे को स्कूल से लेके आओ, ठीक है? भाजी खरीद के लाओ मार्केट से। ये सब गलत है ना? तो लॉ मेकर ने बोला ये नहीं चलेगा, समझा? तो उस पर कौन लायबल हो जाएगा? मैं खुद लायबल हो जाऊंगा। मैं भी बेटा इस बात का गवाह हूँ, मेरे साथ भी ट्रेनिंग में ऐसा ही हुआ था। अब ये अभी लाइव चैनल पे नहीं बता सकते क्या हुआ था, बहुत, तभी एक्सपीरियंस लेके बता रहा हूँ सारी चीज़ें। हाँ बताता हूँ बाद में। इतनी बातें समझ में आ गई? तो हमने क्या बोला? एम्प्लॉयर लायबल होगा, कौन? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कब? जब जो काम उसको करवाना जा रहा है, जिसके लिए अपॉइंट किया था, वो काम ना करके दूसरा काम करवा रहा है, तो कौन लायबल हो जाएगा बेटा? एम्प्लॉयर। कौन लायबल हो जाएगा? एम्प्लॉयर। बाकी इमीडिएट एम्प्लॉयर लायबल होगा। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए कौन लायबल होता है? इमीडिएट एम्प्लॉयर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कब लायबल हो जाएगा? जिस पोस्ट पे आपने उसको अपॉइंट किया उसके अलग काम करवा रहे हो तो। आ रही है बातें समझ में? पक्का? चलिए बेटा खत्म। हाँ 1 मिनट, पेज नंबर 371, क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन।
दिख रहा है? उसका पूरा प्रोसेस याद रखना है बेटा। क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन, कैसे कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करोगे, देखो क्या लिखा है, एन एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन पेबल अंडर दिस एक्ट हैज टू बी मेड टू द कमिश्नर। किसको मेड करोगे? कमिश्नर को। तो एप्लीकेशन किसको डालोगे? कमिश्नर को। सेकेंड पॉइंट, बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन द एम्प्लॉई हैज टू गिव नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। किसको? एम्प्लॉयर को। भाई सीधा कमिश्नर के पास मुंह उठा के मत चले जाना। कमिश्नर क्या पूछेगा, क्या भैया तूने एम्प्लॉयर को इस बात की बताई? आप बोले नहीं सर मैंने तो उसको नहीं बताया। बोला जा पहले उसको बता के, तभी तो मैं उससे कॉम्पनसेशन निकलवाऊंगा। तीसरा, बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉई हैज ऑल्सो सबमिट हिमसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तीन बातें समझ में आ गई। किसको एप्लीकेशन फाइल करोगे? कमिश्नर को। उसके पास जाने से पहले एम्प्लॉयर को नोटिस दे देना और खुद का एग्जामिन करवाना। तीसरा, द एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 2 years। ये बहुत अच्छी बात है भाई, इंजरी होने के 2 साल बाद भी केस फाइल कर सकते हो। इंजरी होने के 2 साल के 2 years, विद इन 2 years। आज के दिन लगता है आपको साल खत्म होने में कोई टाइम नहीं लगता। 2022 शुरू हुआ था, मार्च सर पे आ गया, लेकिन पता टाइम कब नहीं बीतता? जब एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं तो टाइम ही नहीं बीतता। तो टाइम ऐसा लगता है दिन कट ही नहीं रहा, क्योंकि कब एग्जामिनेशन शुरू होगा 1 जून से, आप लोग वेट करो कब ये 6 जून खत्म हो जाए। एग्जाम खत्म हो 6 है ना, 8 जून कब खत्म हो जाता है कि एग्जाम खत्म हो, 20 दिन एकदम पूरा कुंभकर्ण बनना है और फिर उसके बाद 1 जुलाई से बेटा शुरू हो जाना है फिर से। ऐसा वेट कर रहे होते ना, उस टाइम दिन ही नहीं जाते। आ जाओ आगे क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट इज अ पुअर। एप्लीकेंट क्या है बेटा? पुअर। तो कमिश्नर में एग्जम्प्ट फ्रॉम हिम पेइंग द एप्लीकेशन फीस। याद रखिएगा भैया, कमिश्नर के पास जाने के लिए फीस लगता है। अब बोलोगे सर ये तो गलत बात हो गई, फीस क्यों लगता है? ताकि जेन्युइन एप्लीकेशन आए, नहीं तो अनिकेत जैसा इंसान सॉस लगा के जाएगा, बैंडेज लगा के जाएगा, सर हाथ कट गया, कॉम्पनसेशन दिलवा दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नेक्स्ट आ जाओ, द कमिश्नर कैन टेक असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन पेइंग ए स्पेशल नॉलेज। कभी समटाइम क्या होता है बेटा, किसी एक्सपर्ट की वो नॉलेज लेगा। तो ये प्रोसीजर है बेटा किसका? कॉम्पनसेशन निकलवाने का। कॉम्पनसेशन हमेशा किससे निकलवाओगे? कमिश्नर से ही निकलवाओगे। याद रहेगा पक्का? अब ध्यान से इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले कॉम्पनसेशन किस ग्राउंड पे मिलता है, कॉम्पनसेशन कौन देगा, कॉम्पनसेशन कब नहीं देगा एम्प्लॉयर, ठीक है, फिर कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ डिसेबलमेंट, ठीक है, और वो परसेंटेज वाले जो फैक्टर है वो आपको एग्जाम में लिखा आएगा। एंड प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग द कॉम्पनसेशन, कमिश्नर से कैसे कॉम्पनसेशन लेना है। याद रहेगा पक्का? खत्म हो गया बेटा ये छोटा सा चैप्टर। क्या है? एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट। क्लियर?